हेलो दोस्तों। कहते हैं ना कि सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होता। उसे पाने के लिए दिन प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से हम भी अपनी जो जनरल साइंस वाली सीरीज़ है इसको एक एक लेक्चर करके दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं और हम अप टू 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्योंकि जब हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके ही एक दिन कंप्लीट साइंस पे अपनी इतनी मजबूत पकड़ बना लेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जनरल साइंस रिलेटेड, हमारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ना ही वो हमसे छूटेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी हम 4 लेक्चर कर चुके हैं इससे रिलेटेड और उनमें अप टू 90 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 91 से हम शुरुआत करने वाले हैं। आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और इसी तरह से बनाए रहें और अपना जो अध्ययन है, ये पढ़ाई है, इसको अच्छे से जारी करें। फुल कंसंट्रेट के साथ क्वेश्चनों को समझें और सॉल्व करें। और हो सके तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करें और जिससे क्या है कि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 आज का पहला क्वेश्चन है और प्रश्न है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ भी तो ऊंचाई वाले होते हैं, कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो ऑप्शन 1, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। उबलने का बिंदु क्या होता है, वो क्वथनांक होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। ऑप्शन सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, नन ऑफ द एबव। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि जैसे जैसे वायुमंडलीय जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, इस तरह से समझो ये हाइट पे हम जा रहे हैं, तो जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा, पी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये डाउन एरो कम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, तो उसके से क्या है कि जो इसका क्वथनांक बिंदु है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। तो जिससे क्या है कि जो पानी है वो कम दाब पे ही, मतलब कम ताप पे ही 100 डिग्री सेल्सियस है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वैसे तो, लेकिन फिर क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगेगा। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उससे अधिक होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक होता है। किसका, साबुन के बुलबुले का अंदर का जो बबल्स है उसका जो प्रेशर है उसकी बात की जाए। ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो जैसे ये भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सीरीज ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आप लेवल देख रहे होंगे, पीसीएस, आईएएस और मतलब एसएससी, तो लेवल अच्छा है इस सभी क्वेश्चन का। तो जैसे ये एक साबुन का बबल्स है, यानी कि बुलबुला है, तो इसमें पूछा गया, और ये चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और जो इसके अंदर का प्रेशर है, तो वो कौन सा ज़्यादा होगा। तो एक बात अगर बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट से सोचें, अगर इसका अंदर का प्रेशर वैसे तो ज़्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, यानी कि एटमॉस्फेयर पी, इसको ऐसे लिख दो पीए, तो इससे ज़्यादा ही होगा बुलबुले के अंदर का। रीज़न उसका ये है कि अगर ये अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तभी तो ये बुलबुला फूलता है, तभी तो ये बुलबुला बनता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब उसके अंदर प्रेशर है तभी वो बुलबुला बना है। अगर वायुमंडल के दाब से इसका अंदर का जो दाब है वो कम होता है तो ये सिकुड़ जाता है और एक बूंद बन जाता है, एक ड्रॉप बन जाता है। अब अगर आप गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारा जो एज लाइक एज एक बुलबुला ही आप उसे समझ सकते हैं। तो जब हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो उससे क्या उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है तो वो फूलता जाता है।
तो आप ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। अगर हम किसी दलदली रास्ते पर जा रहे हैं तो हम फिसल जाते हैं, जबकि जो ठीक रास्ता उस पर नहीं फिसलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो फ्रिक्शन का है लास्ट लेक्चर में भी कवर किया मैंने। ये SSC 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल से, ऑप्शन बी आपेक्षिक वेग, ऑप्शन सी घर्षण की कमी, ऑप्शन डी घर्षण की अधिकता। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। जब घर्षण की कमी होती है, जो फ्रिक्शन है उसकी कमी हो जाती है, तो जो हमारे पैर हैं और जो सड़क है दलदली, उसके बीच जब फ्रिक्शन की कमी हो जाती है तो उस पर पैर सही से जम नहीं पाते हैं सड़क पे और हम फिसल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर या शांत रहेगा। ऑप्शन बी वायु वर्षा युक्त होगा, ऑप्शन सी ठंडा होगा, ऑप्शन डी तूफानी होगा। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, UPPCS में ये भी पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है। तो वायु दाब मापी यानी कि जिससे हम वायु दाब मापते हैं, वो एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। उसकी रीडिंग मतलब जो उसमें वैल्यू आ रही है, जो उसमें रीडिंग आती है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है। तो इसमें वायु दाब मापी की रीडिंग की बात करिए, वो अचानक मान लो जैसे यहाँ पे अगर हमने नापा तो पहले क्या था, वो 100 था प्रेशर, ठीक है, 100 पास। उसके बाद वो अचानक 0 हो गया, 10 हो गया, मतलब उसमें अचानक बहुत तेज़ी से एक साथ कमी आ गई, गिरावट आ गई। तो इससे क्या पता चलेगा कि मौसम स्थिर होगा या शांत होगा, या वर्षा युक्त होगा, वर्षा होने वाली है, ऑप्शन सी ठंडा हो जाएगा मौसम, या तूफानी होगी। तो जो ये संकेत होता है, ये होता है ऑप्शन डी, मतलब तूफान का, कि तूफान आने वाला। अगर अचानक से वायुदाब में कमी हो जाती है तो ये समझ लो कि वहाँ तूफान आएगा। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे अचानक वायुदाब में कमी आ जाएगी तो वहाँ पे निम्न वायुदाब, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जहाँ हाई प्रेशर होगा उस तरफ से जो हवाएं वो इस तरफ आने लगेंगी और बहुत तेज़ी से आएंगे, जिससे क्या वहाँ पे तूफ़ान की जो स्थिति है वो कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और वहाँ तूफ़ानी मौसम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से। ऑप्शन ए गुब्बारे के आमाप को आप इस समझ सकते हैं, इसमें ये आकार का हिंदी वर्ड होता है, प्योर हिंदी से कहते हैं, शुद्ध हिंदी। तो इसे आकार कह सकते हैं, मतलब साइज़। तो गुब्बारे के साइज़ में क्या होगी, कमी आएगी। ऑप्शन बी गुब्बारा चपटे आकार का होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। ऑप्शन सी गुब्बारे के आमाप यानी कि आकार में वृद्धि होगी। ऑप्शन डी गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। IAS 2003 में पूछा जा चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे समझते हैं, ये चलो गुब्बारा है यहाँ पे पृथ्वी पे, ठीक है। अब जैसे ये हाइट बढ़ रही है तो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ आ गया। तो इससे क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P वो कम हो रहा है। जब वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा तो जो अंदर का जो गुब्बारे के अंदर जो हाइड्रोजन भरी है उसका जो प्रेशर है वो तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन बाहर का कम होता जा रहा है। तो ये क्या गुब्बारा और बड़ा होता जाएगा और इसके आकार में यानी कि आमाप में वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। और ये वृद्धि इतनी होती जाती है, बढ़ती जाती है और धीरे धीरे वो गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है हाइट पे जाके। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। तो सांस लेने में जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हमें क्या है कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो इसके क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि ऊंचाई पर बढ़ने से वायुदाब घट जाता है। तो ये तो सही है कि वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। ऑप्शन सी, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द। तो नीचे से तो इसका जो सही आंसर है वो तो है ऑप्शन ए, क्योंकि हमने पढ़ाई की जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो जो प्रेशर है वायुदाब वो कम होता जाता है। जब वायुदाब कम होता जाएगा तो मतलब वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जबकि हम जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो हमें क्या है कि हम काम करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की और ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन ऊपर जाने पर वायुदाब कम हो रहा है, मतलब कि
ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसलिए हमको सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। जबकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही गलत हैं, और ऑप्शन डी ऑटोमेटिक गलत हो जाता है, क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि जब 14 वायु दाब मापी, ये एक यंत्र है वायु दाब मापने का, किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। तो जैसे थर्मामीटर में पारा नहीं होता, उससे हम रीडिंग पढ़ते हैं कि इसका तापमान इतना है पेशेंट का, जब किसी को फीवर वीवर आ जाता है। तो इसी प्रकार 14 वायु दाब मापी होता है, जिससे उसमें भी पारा भरा होता है, और उससे हम जो वायुमंडलीय दाब है यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेज़र करते हैं, उसको मापते हैं। तो इसमें जब जो पारा है वो गिर जाता है, मतलब उस नीचे की तरफ आ जाता है, उसकी रीडिंग में कमी आती है, तो उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए, वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ऑप्शन बी, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन डी, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो यहाँ पे फिर देखो की पॉइंट क्या है कि ऊंचे पर्वत पर, मतलब हाइट पे जा रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। इसी वजह से क्या है कि जो जैसे इस टाइप का सपोज करो, तो इसमें रीडिंग बनी हुई है ये वायु दाब मापी में, तो जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 3, 1, 0 ऐसे करके, तो ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल पारा। अगर यहाँ पे दाब ज़्यादा होगा तो ऊपर तक पहुँच जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर, यानी कि रनवे पर जो हवाई पट्टी होती है उस पर क्यों दौड़ाया जाता है? ऑप्शन ए, कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए। ऑप्शन बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। ऑप्शन डी, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो जो एरोप्लेन होता है उसको क्यों दौड़ाया जाता है पहले रनवे पर? तो देखो यहाँ पे कार्यकारी वायु दाब की बात की जा रही है, यानी कि एक्टिंग प्रेशर की, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेयर प्रेशर वो क्या होता है? वायुमंडलीय वायु दाब होता है, ये कार्यकारी प्रेशर। तो जब ये दौड़ाया जाता है किस लिए? क्योंकि इसका हमें जो कार्यकारी वायु दाब है वो बढ़ाया जाता है कंपेरिजन टू वायुमंडलीय वायु दाब के, जिसके कारण ही ये जो जहाज़ है वो उड़ पाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। अभी हमने इसी कॉन्सेप्ट पे, ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 95 है, तो इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 99 है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, वायु दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। पर लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ पे सही तरह से ऑप्शन नहीं दी गई। यहाँ पे ऑप्शन ये होना चाहिए था कि जो वायुमंडलीय वायु दाब है वो घट जाता है, ना कि हाइड्रोजन जो भरी हुई है रबड़ के ऊपर उसका वायु दाब नहीं घटता। किसका? जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट जाता है, जो बाहर का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। ऑप्शन है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। ऑप्शन बी, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है 2005 में। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। एक्चुअली होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका जो गलनांक है वो कम हो जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी कवर किया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लास्ट लेक्चर्स भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5वां लेक्चर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो सन होता है उसमें जो एनर्जी का सोर्स क्या है, वहाँ पर कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन द्वारा। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ऑप्शन डी, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ये बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। मतलब दो नाभिक हैं, नाभिक ए और नाभिक बी, इन दोनों को मिलकर एक नाभिक जब बनता है तो उसके साथ कुछ ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्रिएट होती है, और इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहते हैं। मतलब दो नाभिकों को मिलकर एक नाभिक बन जाता है, तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर यही ऐसा होता कि एक नाभिक से टूट के दो नाभिक बनते और तब ऊर्जा क्रिएट होती तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो आपके समझ में आ गई होगी। तो जो सूर्य पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। दो नाभिक मिलते हैं किसके, हाइड्रोजन के, और किसके बनते हैं, हीलियम का एक बनता है, उसके साथ एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 102 है वो भी सेम यही है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन द्वारा। और ये यूपीपीसीएस में भी पूछा जाएगा, मैं बिहार पीसीएस में भी हूँ, यूपीपीसीएस दोनों में। तो आप समझ सकते, और दो बार पूछा जा सकता है, जा चुका है पीसीएस में यूपी के वाले में, 96 में और 2001 में। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने दो बमों के नाम सुने होंगे, एक होता है हाइड्रोजन बम और एक एटॉमिक यानी कि परमाणु बम। तो जो हाइड्रोजन बम है वो इसी नाभिकीय संलयन वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और जबकि परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इसीलिए जो नाभिकीय संलयन होता है इसकी जो एनर्जी प्राप्त होती है वो नाभिकीय विखंडन के कंपैरिजन में ज़्यादा प्राप्त होती है। इसलिए जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु बम के कंपैरिजन में और ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका 2013 में आया हुआ प्रश्न। जिसके बाद पहले समझ लेते हैं डायनेमो होता क्या है। तो डायनेमो लाइक टू एक मोटर होती है जो आपने जनरेटर में लगी देखी होगी। तो जनरेटर में जो इंजीनियर ट्रॉली होता है वो उस डायनेमो को घुमाता है और उससे क्या बिजली बनती है, जिसे कह सकते हैं विद्युत। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि विद्युत बन रही है, तो मतलब हमें कौन सी एनर्जी प्राप्त हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त हो रही है। लेकिन जब ये इसको घुमा रहा है कोई इंजीनियर ट्रॉली तो वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल। तो इसका जो सही आंसर फिर कौन सा हो गया, वो हो गया ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता, कन्वर्ट करता, कौन, डायनेमो। और इसके अगर उल्टे की बात करें, जो मोटर जो होती है विद्युत मोटर, वो इसका उल्टा होती है डायनेमो का। वो क्या होती है, उसमें जब विद्युत मोटर को बिजली से चलाते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा को क्या है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि प्रकाश वोल्ट या सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। एसएससी में पूछा गया है 2011 में। तो प्रकाश वोल्ट या सेल, तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस में लगे होते हैं, आपने सोलर पैनल देखे हैं ना, तो उसमें फोटोवोल्टिक सेल ही लगे होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो सौर ऊर्जा, जो सनलाइट होती है उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, बिजली बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थों में पाया जाता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी विखंडन ऊर्जा। तो आपने देखा होगा जो मोटे मोटे गद्दे हैं, तो जैसे ही गद्दे पर बैठते हैं तो गद्दा पिचक जाता है, तो उससे क्या होता है, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो ऐसे पदार्थों में उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, तो उसमें क्या होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे आप उठेंगे तो वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। और ये रेलवे में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। वैसे मुझे उम्मीद है कि मैं इसके साथ साथ बिल्कुल आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल है वो भी बता रहा हूँ, जिससे क्या है कि वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, आप बिल्कुल पजल भी ना हो। जो साइंस है हम उसको एक अच्छे इन्जॉय के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ऑप्शन ए चली हुई गोली में, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, ऑप्शन डी खिंचा हुआ धनुष। तो चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है क्योंकि वो गति कर रही है। ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ये भी गति कर रहा है। ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, तो ये भी चल रहा है, काम कर रहा था। सारे क्या, तीनों गलत हो गए। बचा ये खिंचा हुआ धनुष।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, खिंचा हुआ धनुष, मतलब धनुष में तीर लगा और हमने वो उसके जो पीछे का नहीं होता डोरी जो होती है उस पर तीर को लगा के पीछे की तरफ खींच रखा है, खींच के रखा हुआ है। तो उसमें क्या है, वो अभी स्टैटिक कंडीशन में, अगर हम उसको छोड़ेंगे तो वो क्या तीर आगे की तरफ चला जाएगा। तो उसमें क्या है, एक टाइप की स्टैटिक एनर्जी है, जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो उससे वो तीर निकल जाएगा और गति घटने लगेगा। तो एक किसका एग्जाम्पल है, स्थितिज ऊर्जा का। तो इसमें पूछा गया कि गतिज ऊर्जा नहीं है, तो ये तीन तो गतिज ऊर्जा हैं, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें नहीं पूछा, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। इसमें क्या है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन बी चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन ई समान रहती है, ऑप्शन डी तीन गुनी बढ़ जाती है। रेलवे में पूछा गया, रेलवे टीसी टिकट चेकर। तो चल वस्तु मतलब जो गतिमान वस्तु है, जो गति कर रही है, मूव कर रही है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो उसकी गति है यानी कि v क्या हो जाती है, वो 2v हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। v है तो वो 2v हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो उसका जो 1/2 ये भी कांस्टेंट है, m द्रव्यमान भी उसका नियत है, तो इसको नियत हो गया। जबकि v का क्या है, वहाँ पे क्या हो गया, 2v हो गया, तो 2v का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4v² होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, इसको यहाँ पे 1/2 m भी लिख सकते हैं, उसी के साथ ऐसे यहाँ पे भी लिख लो इसको। तो क्या 4 गुनी हो गई, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ गया। पहले में क्या था, इसको ऐसे लिख लो 1/2 m गुणा 4v², तो बाकी तो सेम है लेकिन ये 4 इसमें एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या होगी, 4 गुनी हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको जो गति है वो 3 गुनी बढ़ा दी जाएगी तो कितनी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो 9 गुनी हो जाएगी, उसका स्क्वायर होता जाएगा। ऐसे इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्ट करना है। अगर उसकी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाती है तो वो 16 गुनी हो जाएगी उसमें गतिज ऊर्जा। समझ गए, उसके फॉर्मूले का सीधे सीधा आप हिसाब लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि। ऑप्शन ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, ऑप्शन बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ऑप्शन सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, ऑप्शन डी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। तो व्यक्ति कार्य तो कर रहा है, तो जब क्या ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जबकि गुरुत्व क्या नीचे की तरफ लगता है, तो ये क्या गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वह ठहराता है कि द्रव का या तो सृजन किया जा सकता है और नहीं विनाश। तो ये कौन सा नियम, ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी लासातेलिए का नियम, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी परासरण का नियम। SSC 2005 में पूछा गया। तो ये नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव मतलब मास, ये द्रव वो वाला द्रव लिक्विड नहीं है, द्रव यानी कि मास की बात कर रहा है कि ना तो किसी द्रव मास को है न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको जनरेट कर दें या फिर उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको अगर ऊर्जा संरक्षण के बिल्कुल सेम वर्डिंग में समझेंगे तो इसे कहेंगे ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर हमने डायनेमो घुमाया तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया वो यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे ही अगर विद्युत ऊर्जा से हमने मोटर चलाई तो विद्युत ऊर्जा किस में आ गई, उसमें आ गई, यांत्रिक ऊर्जा में आ गई। ऐसे ही हमने सूर्य के ताप को फोटोवोल्टिक सेल से मतलब फोटोवोल्टिक सेल पे सूर्य का ताप पड़ा तो जो सौर ऊर्जा है वो किस में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। जैसे ऊर्जा एक दूसरे रूप में कन्वर्ट तो होती रहती है, ऐसा नहीं है कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा किसी काम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ये द्रव चालित ब्रेक आजकल जो हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट आ रहा है गाड़ियों में, कहते हैं ना ये नई टाइप की गाड़ी है, ट्रैक्टर है या कोई भी है कि इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो उसका कॉन्सेप्ट है। तो वो किस एप्लीकेशन पे काम करता है। ऑप्शन ए पास्कल के नियम, ऑप्शन बी टॉरिसेली का नियम, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। ये SSC में पूछा जा चुका है 2013। तो इसका जो सही जवाब वो है ऑप्शन ए पास्कल का नियम। क्या कहता है पास्कल का नियम,
तो पास्कल का नियम कहता है कि किसी द्रव पर आरोपित बल उस द्रव की सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस वाले कॉन्सेप्ट में जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो क्या इक्वली जो चारों पहिए होते हैं उन पे समान रूप से, अगर चारों में है वो ब्रेक अप्लाई तो चारों में, अगर दो में है तो दो में इक्वली रूप से उन पे लगता है। तो जिससे क्या है कि गाड़ी जो वो बैलेंस होकर रुकती है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये एक गिलास है, ठीक है, इसमें क्या पानी भरा हुआ है और इस पे अगर हम क्या है ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, दाब है, तो दाब इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, मतलब तीनों जगह या चारों जगह जितने भी पॉइंट बनाएंगे सभी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है नीचे की तरफ, यहाँ पे साइड में कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बिल्कुल, और आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। और ध्यान रखें कि जो साइंस में जो क्वेश्चन है वो मोस्टली स्टैटिक रहती हैं, यही क्वेश्चन रिपीट हो के बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हीं के अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और इन्हीं में से आपके जो भी एग्ज़ाम होगा उसी में यही क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।